प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज पर। कल हमने गुप्त वंश के बारे में आपको पढ़ाया था। आज हम उत्तर गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर गुप्त हुआ ये कि गुप्त वंश के पश्चात जब गुप्त वंश अपने ढलान पर आया और गुप्त वंश का समापन हुआ तो संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ गुप्तों का अधिकार था, गुप्तों के कमज़ोर होने से उनके जो सामंत थे उन्होंने बल प्राप्त कर लिया। गुप्त वंश के कमज़ोर होने से उनके सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सामंत यानी वो व्यक्ति जो गुप्तों के अधिकार में शासन कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में, और इन सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया जैसे ही गुप्तों का समापन हुआ या गुप्तों का ढलान की स्थिति में। जब गुप्त वंश अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया तो तब उनके सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और हुआ ये कि उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत में छोटे छोटे राजवंश आए। ठीक है, तो कुछ राजवंश मैं आपको बता रहा और फिर किसी एक राजवंश जिसका प्रभाव ज़्यादा रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हुआ ये कि ये वंश है, स्थान है, वहाँ के प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपलब्धि क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक वंश आया मैत्री वंश। ये वल्लभी में इसका उदय हुआ, यह स्थान था और गुजरात में पड़ता है ये। और इस वंश के जो प्रमुख राजा थे वो भट्टारक और धर्मसेन थे। इसकी उपलब्धि थी, इन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया। जितने शासक आज मैं आपको पढ़ा रहा अभी ये, इनमें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले हुए मैत्री। इसके पश्चात आए मौखरी, ये कन्नौज पर। हरिवर्मन इस वंश का प्रमुख शासक था और इनका जो विवाद अपने आसपास के जो राजा थे, आसपास के राजाओं से विवाद, और क्या किस लिए जाना जाए इन्हें, उसके अलावा बाहरी आक्रमण को दक्षिण नहीं पहुंचने दिया। इन्होंने दक्षिण जाने से रोका। किसका भला? स्पेशली हूणों का। जो कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के शासकों की इतिहास में ये विशेष उपलब्धि है कि उन्होंने हूणों के आक्रमण को मध्य भारत से नीचे नहीं जाने दिया और उत्तर में उन्हें पराजित करके उनके प्रभाव को कम रखा। ठीक है, तो ये इन लोगों की उपलब्धि है। इसके पश्चात हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश की। पुष्यभूति वंश का जो स्थान है वो थानेश्वर, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और इस वंश के जो प्रमुख राजा थे उसमें था प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और इनकी उपलब्धि थी उत्तर भारत अथवा आर्यव्रत पर आधिपत्य स्थापित किया। इस वंश की यह उपलब्धि है जिसे पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश भी कहते हैं। इस वंश के शासकों ने यह किया कि जितना गुप्तों का विखंडन हुआ और उस विखंडन के पश्चात इन्होंने एक बड़े भूभाग पर, खासकर उत्तर भारत में जिस बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया वो आर्यों के समय में आर्यव्रत कहा गया था। तो इनका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो शासन का क्षेत्र था वो इन सारे के सारों में सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और स्थायी था। ठीक है, इसके पश्चात परवर्ती वंश आया। पाटलिपुत्र में महासेन इस वंश के जो थे वो प्रमुख राजा थे और ये मौखरी से संघर्ष करते रहे। इनकी जो उपलब्धि थी वो मौखरियों से संघर्ष की थी। ठीक है, इसके पश्चात चंद्रवंश, ये बंगाल के शासक है। ठीक है, और इसमें जो आया, इसमें प्रमुख जो शासक था वो था शशांक। इसका नाम आपने सुना होगा इतिहास में कहीं। इसका विवाद किससे? इसका विवाद कन्नौज से। कन्नौज और थानेश्वर,
इन 2 स्थानों से ये विवाद के लिए जाना गया, ये इसकी उपलब्धि थी। कन्नौज और थानेश्वर से विवाद करता रहा, कन्नौज पर अधिकार भी किया, बाद में फिर थानेश्वर के शासक ने उसको पराजित करके उसे स्वतंत्र कर लिया और शशांक की हत्या कर दी। ठीक है, इसे आप चंद्रवंश भी कह सकते हैं अथवा गौड़ वंश भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वंश गुप्त काल के समापन के पश्चात प्रभाव में आना शुरू कर दिया इन्होंने। अब हम बात करेंगे यहाँ पुष्यभूति वंश की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और उससे ये बड़ा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश अथवा क्या वर्धन वंश। ठीक है बच्चों, इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति हुआ और स्थान इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, थानेश्वर। ठीक है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है वो थानेश्वर के नाम से ही जाना जाता था उस समय, आज भी वो थानेश्वरी बोलता है। ठीक है, ये इनका स्थान था, यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करी थानेश्वर में। ठीक है, ये जो पुष्यभूति था ये गुप्तों से स्वतंत्र हुआ था, परंतु पूर्ण स्वतंत्र नहीं, उनके सामंतों के तौर पर काम करा इसने। इसी के वंश में आगे बढ़कर प्रभाकर वर्धन एक शासक आता है और स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहां भी एक बात आ सकती है, जैसे कल गुप्त काल में आपने पढ़ा था, ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। ठीक है, इसकी पत्नी, इतिहास में आपसे पूछ सकता है इसकी पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन के इर्द गिर्द पूरे पुष्यभूति वंश की कहानी घूमेगी और उसका फैक्ट है इसके बच्चे। तो यशोमती और प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था राज्यवर्धन, एक पुत्री थी उसका नाम था राज्यश्री, और एक पुत्र था दूसरा उसका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, इन 3 बच्चों के इर्द गिर्द पूरा पुष्यभूति वंश घूमेगा। राज्यश्री का विवाह जो है वो कन्नौज के शासक नाम है ग्राहम वर्मा। राज्यश्री का विवाह जो है कन्नौज के शासक ग्राहम वर्मा के साथ हुआ। ठीक है, और इस ग्राहम वर्मा की हत्या, आप ग्राफ को देख के चलना, देवगुप्त कर देता है मालवा का शासक। ये मालवा का शासक था, नाम है देवगुप्त, और क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार स्थापित करता है। लेकिन कब? जब 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्मा की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही प्रभाकर वर्मा की मृत्यु हुई तो उसके आसपास के राजा इस वंश को कमजोर समझना शुरू कर देते हैं, और होता यह है कि इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी पुत्री के कन्नौज पर यह मालवा का शासक देवगुप्त हमला कर देता है और इसके दामाद प्रभाकर वर्मा के दामाद ग्राम वर्मा की हत्या कर देता है। इसका प्रतिशोध लेने के लिए इसका भाई राज्यवर्धन इस देवगुप्त की हत्या करता है और अपनी बहन राज्यश्री को, जो इसने इसको बंदी बना लिया था, उसकी कैद से मुक्त करा लेता है। ठीक है, और कन्नौज पुनः जो है थानेश्वर के अधिकार में आ जाता है।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये गौड़ शासक था। अभी थोड़ी आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है? गौड़ शासक अभी बताया मैंने, शशांक। ये जो मालवा शासक था देवगुप्त, इसका मित्र था। ये दोनों मित्र हैं और ये अपने मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए हत्या कर देता है। किसकी? कर देता है राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात। ये पूरा प्रकरण जो है 605 ईस्वी में इनके पिता एक्सपायर हुए। इस पूरे प्रकरण में 1 ही वर्ष लगा बस। कितनी हत्याएं आपने देखी आसपास में और पूरी अव्यवस्था फैली। इस पूरे प्रकरण में इसकी हत्या होने के पश्चात खाली गद्दी होगी और खाली गद्दी में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। ठीक है। इसने गद्दी पर बैठने के साथ ही हत्या कर दी शशांक गौड़ की और अपनी बहन को पुनः मुक्त कराया और अपनी बहन का जो शासन था, जो कन्नौज में शासन था, उस कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है। अपनी बहन को संरक्षण प्रदान किया और इसने कन्नौज को अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये व्यक्ति इतिहास में शिलादित्य की संज्ञा प्राप्त करता है। इसको शिलादित्य कहा गया। ठीक है। उसके अलावा इसने 2-3 उपाधियां और, जिनमें एक उपाधि जो है परम भट्टारक की उपाधि है, जो इसके पास और इसके पिता के पास, दोनों के पास मिलेगी। परम महाभट्टारक, इसके पिता जो है ये है आपके प्रभाकर वर्धन, इनके पास भी परम महाभट्टारक की उपाधि थी और यही उपाधि धारण की हर्षवर्धन ने। इनको उपाधि मिली परम महाभट्टारक। ठीक है। उपाधि आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और इसके अलावा प्रभाकर वर्धन के पास महाराजा धीराज की उपाधि भी थी, जो मैंने कल गुप्त वंश में 3 शासकों को बताया, मिली। ठीक है। तो यहाँ से प्रक्रम जो शुरू हो गया वो हर्षवर्धन का हो गया। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और उत्तर भारत में लगभग अपना आधिपत्य स्थापित करा। ठीक है बच्चों। अब हर्ष के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमेगी पुष्यभूति वंश की। एक उपाधि मैंने बताई तो शिलादित्य कहा गया। हर्षवर्धन के साथ कितनी चीजें आपके अब जुड़ेगी। ठीक है। उत्तर भारत में इस व्यक्ति को उत्तर और दक्षिण का कोई राजा नहीं हरा सका छोड़ के एक को। ठीक है। इसको पराजित एक व्यक्ति ने किया केवल, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। इसने इसको, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ वो हुआ नर्मदा नदी पर। ये व्यक्ति जो था वो चालुक्य, चालुक्य भी कौन सा? बादामी। बादामी का चालुक्य वंश। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो बादामी के चालुक्य वंश का था। केवल उसी ने हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में पराजित करा था। उसके अलावा कोई व्यक्ति उत्तर भारत में हर्ष को चुनौती पेश नहीं कर सका। इस कारण है कि पूरे आर्यवर्त में हर्ष ने इसके पश्चात स्वतंत्र शासन किया और पूर्ण आधिपत्य के साथ स्थापित करा। ठीक है। इसने एक धर्म सभा का आयोजन करा। कहां? प्रयाग में। ये हर 5 वर्ष के पश्चात आयोजित की जाती और हर्ष ने इस धर्म सभा में 5 वर्ष में अपने द्वारा करों द्वारा संचित धन का दान करना प्रारंभ कर दिया। वो इस सभा का, धर्म सभा का आयोजित होता था। धर्म पर वाद और विवाद होते थे और इस सभा के समाप्ति के पश्चात हर्ष जो है अपना धन कोष जो है वो दान करके
वापस संचय के लिए लौट जाता था। ठीक है, इसके विषय में ये कहा जाता है कि जब इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री, नाम है फेनसांग, सुना इसका नाम? ये चीनी यात्री इसी के समय में भारत आया था। आपसे पूछ सकता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ये हेनसांग जब भारत आया तब छठी धर्म सभा का प्रयाग में आयोजन किया था। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? तो ये इसका भारत आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं दीक्षा प्राप्त करना और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके आने का ये प्रभाव पड़ा कि इसके आने से पहले हर्ष शिव का उपासक था और हर्ष के वंश के अधिकतम राजा शिव के उपासक थे। और बाद में हर्ष बन गया क्या, उस पर बाद में प्रभाव पड़ेगा बौद्ध धर्म का। किसके आने से? चीनी यात्री हेनसांग के आने से। ठीक है, हेनसांग के बारे में बात कर ली जाए, इसे कहा जाता है, इसने एक किताब लिखी शी यू की। पूछ सकते हैं आपसे ये किताब किसकी है, तो ये हेनसांग की है। इसको बोला जाता है हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार। इसको बोला जाता है आधुनिक शाक्य मुनि। बच्चों ध्यान रखना, शाक्य मुनि हेनसांग को कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि। अगर शाक्य मुनि पूछ ले तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले सवाल कि शाक्य मुनि किसको कहते हैं, तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है, नीति का पंडित। ये 3-4 संज्ञाएं इस व्यक्ति को दी गई। इन संज्ञाओं के आधार पर ये फेमस है और इससे जुड़ी हुई कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि ये व्यक्ति कौन था। ठीक है, और क्या, और आपसे पूछ सकता है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? पढ़ा इसके बारे में कभी? यह है बाणभट्ट। इसने किताब लिखी हर्ष चरित्र। पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछ सकता है हर्ष के बारे में। हर्ष को स्वयं भी साहित्य का अच्छा ज्ञाता कहा जा सकता है। ठीक है, हर्ष ने नागानंद, उसके अलावा जो है उसने ये नागानंद जो है संस्कृत का एक नाटक है। ठीक है, इसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों संस्कृत के नाटक थे। तीनों के तीनों ये हर्ष ने लिखे हैं, इतिहास में ऐसा कहा जाता है। एक चर्चा ये भी है कि एक हर्ष के समय के एक कवि थे, कवि का नाम था धावक। ये तीनों जो नाटक है संस्कृत के, ये धावक ने लिखे हैं। हर्ष से पुरस्कार लेकर उसने ये हर्ष के नाम कर दिए कि मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप इन रचनाओं को अपने नाम से प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात यहाँ तक? ठीक है, और हर्ष के विषय में क्या आपको विशेष जानकारी हम दे सकते हैं? ठीक है, हर्ष के शासनकाल में जो ये सभा मैंने आपको बताई कि सभा हो रही थी धर्म सभा, इसको मोक्ष सभा भी कहा गया है। कुछ किताबें इसको मोक्ष सभा के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो हर्ष का शासन जो है, जब तक हर्ष जीवित रहा तब तक हर्ष ने इस आर्यवर्त को निर्बाध रखा और सुसंगठित शासन करा। और यहाँ से जो एक्सेप्टेड सवाल बनेगा, हर्ष के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्रियों की संख्या जो है वो दो चीनी यात्रियों ने हर्ष के समय में शासनकाल किया, वो यात्रा की, और एक व्यक्ति ने हर्ष के समय में, एक यात्री ने हर्ष के दरबारी के रूप में चीन में यात्रा करी।
ठीक है। और हर्ष के विषय में ये है कि वो अंतिम हिंदू सम्राट है, ठीक है। यानी सम्राट उसे कहेंगे जिसका एक बड़े भूभाग पर अधिपत्य होगा। हर्ष के पश्चात ये आप समझ लो कि ये पूर्ववर्ती मध्यकाल चल रहा है। जैसे ही हर्ष का पतन होगा और हर्ष के समीपवर्ती राजाओं का धीरे धीरे पतन आएगा, ढलान आएगा, तो आप देखेंगे कि मध्यकाल भारत की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 606। हर्षवर्धन गद्दी बैठता है 606 में, और आप देखेंगे कि 712 में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होगा, जो भारत में मध्यकाल के आगमन का बिगुल बजाएगा। तो ये हर्ष के विषय में ये कहा जाता है कि ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है। सवाल में कंफ्यूज होने की बात किसी को नहीं है। अंतिम हिंदू सम्राट, एक ऐसा हिंदू शासक जिसका बड़े भूभाग पर आधिपत्य है। एक सवाल बाद में आप पढ़ेंगे कहीं, वो थोड़ा सा इस जैसा ही है, आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे यही सवाल है। भारत का अंतिम हिंदू शासक, या कह सकते हैं दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति है हेमचंद्र उर्फ हेमू, जिसे अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित करेगा। वो भारत का अंतिम हिंदू शासक है, लेकिन उसका बड़े भूभाग पर आधिपत्य नहीं था। उसने भी 27 से अधिक अपराजित युद्ध जीते थे। वो प्रभावशाली लड़ाका था, लेकिन इसका आधिपत्य उससे कई गुने बड़े भूभाग पर है। इस कारण से इसे सम्राट की संज्ञा दी जा सकती है, या इसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जा सकता है। अगर हेमचंद्र और हेमू के बारे में सवाल आता है तो उसे दिल्ली का कहा जाएगा, दिल्ली का ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भारत का भी कहेंगे तो उसके सामने सम्राट की संज्ञा नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरह से जो है हर्ष ने शासन व्यवस्था करी। हर्ष के शासनकाल में जो कर था वो आय का 1/6, 1/6 आय का प्राप्त किया जाता था। और ब्राह्मणों को जो भूमि थी वो दान दी जाती थी, दान के तौर पर भूमि दी जाती थी। और उसके अलावा जो है हर्ष के शासन काल की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। और जैसे गुप्तों के, क्योंकि ये गुप्तों के सामंत थे, तो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था गुप्तों के जैसी ही इन्होंने प्रयोग करी और बनी रखी। आशा करता हूँ कि ये हर्षवर्धन का काल आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आपने वीडियो यहाँ तक कितने ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।